बटरफ्लाई या तितली के आकार का ये 2.5 इंच का थायराइड हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है और ये हमारे गले के इस भाग में पाया जाता है। और ये ग्लैंड हमारे शरीर के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम पर असर डालता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्लैंड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और जैसा मैंने अपने वीडियो नंबर 4 में भी बोला है, ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। उनका काम है हार्मोन बनाना और ये हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से शरीर के अलग अलग सेल्स और टिश्यूज में जाकर ये बताते हैं कि उन्हें करना क्या है। पर जब ये ग्लैंड्स सही मात्रा में हार्मोन्स नहीं बना पाते, तब हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और ठीक इसी प्रकार जब हमारा थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं करता और बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन्स बनाने लगता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो हम इसे हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और हाइपर थायराइडिज्म में आपके शरीर में सब कुछ बहुत तेज गति में होने लगता है। तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, अधिक पसीना आता है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, भूख ज्यादा लगती है, एंड यू एक्सपीरियंस रैपिड अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। और ठीक इसके विपरीत जब हमारा थायराइड ग्लैंड सुस्त पड़ जाता है, हार्मोन्स कम बनाने लगता है, तो इसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में हमारे शरीर के सेल्स में लगभग 100 से भी ज्यादा एंजाइम्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, काम नहीं करते। तो उदाहरण के लिए आप जो न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन खा रहे हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो फलस्वरूप आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपका स्किन लूज हो जाता है, आप थकान, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। और आपके इस खराब या स्लो मेटाबॉलिज्म का असर वजन पे भी पड़ता है एंड यू गेन वेट। हाइपोथायराइडिज्म एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। इसे हम हाशिमोटोज डिजीज भी बोलते हैं, जब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम खुद आप ही का दुश्मन बन जाता है और थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी आपके थायराइड पे असर पड़ता है। महिलाओं के अंदर जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड एस्ट्रोजन डोमिनेंस इज अनदर की फैक्टर which have a direct effect on your thyroid। और शायद इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। तो अब सवाल आता है कि क्या हम हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन को रिवर्स या उलट सकते हैं? जी हां, सही डाइट, सही एक्सरसाइज, योग, मानसिक तनाव पे नियंत्रण और सही कुदरती सप्लीमेंट्स के मदद से आप इस पे बिल्कुल काबू पा सकते हैं। और आज हम इन सभी बातों को समझेंगे and I will give out a simple and clear action plan to reverse hypothyroidism naturally। एक्शन प्लान में आने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि यह थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल करता है। अब इस थायराइड ग्लैंड का आयोडीन के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है और यह ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है। एक है T3 हार्मोन और दूसरा है T4 हार्मोन। अब ये जो T3 हार्मोन है, इसमें 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तभी इसे T3 कहते हैं। और इसका दूसरा जो एक नाम है वो है ट्राई आयोडोथायरोनिन। दूसरी तरफ जो ये T4 हार्मोन है, इसमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं और T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं। और जो लोग हाइपोथायराइडिज्म की दवाई ले रहे हैं वो इस नाम से भली भांति परिचित हैं। इन दोनों हार्मोन्स में जो T3 हार्मोन है, ये इसका एक्टिव फॉर्म है, यानी कि हमारे शरीर के सेल्स में T3 काम करता है और जो T4 है वो इनएक्टिव फॉर्म है। पर थायराइड ग्लैंड T3 हार्मोन कम बनाता है, सिर्फ 20%, और बाकी 80% ये T4 हार्मोन बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस T4 हार्मोन, जो कि किसी काम का नहीं है क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, उसे T3 या एक्टिव फॉर्म में परिवर्तित करना है।
और इस प्रक्रिया को डीआयोडिनेशन भी कहते हैं, जहां T4 के एक आयोडीन मॉलिक्यूल को हटाकर T3 बनता है। और यह परिवर्तन या जो कन्वर्शन है T4 से T3 में, यह हमारे शरीर के अंदर बहुत मायने रखता है। और 80 से 85% कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 टेक्स प्लेस इन लिवर, और बाकी जो 15 से 20% कन्वर्जन है यह हमारे किडनीज में होता है। तो जो सबसे पहला पड़ाव है इस पूरे चीज को समझने के लिए, वो है थायराइड ग्लैंड का पर्याप्त मात्रा में T4 बनाना, एडिक्वेट T4 सिक्रीशन बाय थायराइड ग्लैंड। और दूसरा पड़ाव हमारे लिवर और किडनी में T4 का पर्याप्त मात्रा में T3 में परिवर्तित होना, यानी कि मैक्सिमम कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3। अब आते हैं इसके तीसरे पड़ाव में, और वो है ये जो T4 से T3 कन्वर्शन के बाद हमारे पास एक्टिव हार्मोन है T3, इसका हमारे शरीर के, हमारे ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर दाखिल होना। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये T3 हार्मोन्स एक तरह से हमारे सेल्स के अंदर जो पावर हाउस है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसे आप ये माने कि ये इसे पावर सप्लाई देता है, ताकि ये हमारे शरीर के अंदर जो यूजेबल एनर्जी या ऊर्जा है, जिसे हम एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, वो पैदा कर सके और हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। और आखिर में जब ये तीनों पड़ाव खत्म होते हैं, तब एक फीडबैक लूप के तहत, फीडबैक लूप यानी कि एक संकेत जो हमें वापस मिलता है, एक फीडबैक लूप के तहत हमारे ब्रेन के बेस में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड को यह रिपोर्ट मिलती है कि यह पूरा थायराइड फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह एक हार्मोन बनाता है जिसे हम TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और यह जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये बेसिकली ये हार्मोन आकर आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट या उकसाता है। अगर आपका थायराइड फंक्शन सही काम कर रहा है, यानी कि आपके इस ग्लैंड को उकसाने की जरूरत नहीं है, तो TSH आपका पिट्यूटरी कम छोड़ेगा, कम रिलीज करेगा, आपके TSH लेवल्स कम हो जाएंगे। पर अगर आपका थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं कर रहा और आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे हो रहा है, सुस्त पड़ रहा है, तब आपके थायराइड ग्लैंड को उकसाने की जरूरत है। तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा मात्रा में TSH रिलीज करता है, ताकि वह आपके सोए हुए थायराइड को जगा सके। तो यह है पूरा साइकिल, थायराइड ग्लैंड का T3 और T4 बनाना। T3 कम, जो कि एक्टिव फॉर्म है, और ज्यादा फॉर्म में T4 जो कि इनएक्टिव है। तो इस इनएक्टिव T4 को अब लिवर और किडनी के अंदर T3 में कन्वर्ट होना। कन्वर्जन के बाद अब इन T3 एक्टिव हार्मोन्स का आपके सेल्स के अंदर दाखिल होना, और आपके सेल्स के अंदर जब ये दाखिल होता है तब ये पावर देता है ना, और उससे आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सही काम करते हैं, एनर्जी जनरेट होता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया होता है, तो आपके फीडबैक लूप के तहत आपके ब्रेन का या आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का छोड़ना या सिक्रीट करना और सही संकेत देना थायराइड को कि भाई आपका यह सिस्टम सही काम कर रहा है या सुस्त काम कर रहा है। और इसीलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपके थायराइड फंक्शन के लिए। अब आते हैं सीधा एक्शन प्लान पे। और आपके हाइपोथायरॉयडिज्म को रिवर्स करने के लिए आपने 3 तरफा हमला बोलना है। पहला, डाइट, हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दूसरा, सप्लीमेंटेशन। होता क्या है कि ऐसे हेल्थ कंडीशन में हमारे शरीर को कुछ एक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और वो हमें डाइट से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। और तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि यह भी एक जरूरी पहलू है और कुछ एक खास तरह की एक्टिविटीज हैं जिनसे ऐसे कंडीशन में, हाइपोथायराइड कंडीशन में, हमें काफी लाभ मिलता है। और आखिर में हम समझेंगे कि इस एक्शन प्लान को अमल में लाते हुए हम कैसे अपने हाइपोथायराइड मेडिसिन को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज द मेडिकेशंस व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिवर्स हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले डाइट।
अब चूंकि हाइपोथायरॉयडिज्म का इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, ओबेसिटी के साथ एक सीधा रिश्ता है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपने मेरा वीडियो नंबर 22 और 23 देखना है एंड मेक सम नोट्स फ्रॉम दीज टू वीडियोस। और इन दो वीडियोस में बताए डाइट चेंजेस के अलावा आप अपने हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए डाइट के अंदर खास किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे और किन चीजों में परहेज करेंगे, आइए उनको देखते हैं। और जिन खानों पे आपने ज्यादा ध्यान देना है, हमारे थायराइड साइकिल को मद्देनजर रखते हुए मैं एक एक कर 4 भागों में समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें पहला है थायराइड ग्लैंड का ज्यादा मात्रा में T4 हार्मोन का बनाना। और थायराइड ग्लैंड को T4 बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला आयोडीन और दूसरा एक प्रकार का अमीनो एसिड है जिसे टायरोसिन कहते हैं। और आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपने अपने खाने के नमक को बदलना है। What you need is to take iodized salt। तो जब आप नमक खरीदें तो उसके लेबल में चेक करें कि आयोडीन की मात्रा कम से कम 15 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन हो। नमक के अलावा आयोडीन रिच फूड्स जैसे कि श्रिम्प या झींगा हो गया, फिश, एग्स, चीज, दीज ऑल मस्ट बी पार्ट ऑफ योर डाइट। सीवीड लाइक केल्प, जिसे हम समुद्री घास भी कहते हैं, इनमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब आयोडीन के साथ साथ हमें टायरोसिन की भी जरूरत है। और टायरोसिन रिच फूड जैसे कि इस स्लाइड में दिखाए गए हैं, ये भी हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। दूसरा भाग T4 हार्मोन का T3 में परिवर्तित होना या T4 टू T3 कन्वर्जन। और यह कन्वर्जन जैसे मैंने आपको पहले बताया 80% लिवर और 20% किडनी में होता है। और इस कन्वर्जन के लिए शरीर को 3 मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। पहला सेलेनियम, दूसरा जिंक और तीसरा आयरन। अब इस स्लाइड में सबसे पहले सेलेनियम रिच फूड्स को दर्शाया है। एक एवरेज एडल्ट के लिए हमारे शरीर में एक दिन में लगभग 55 मिलीग्राम सेलेनियम की जरूरत होती है। जो वेजिटेरियन या वेगन है वो अपने हिसाब से फूड सोर्सेज पिकअप करें। ब्राजील नट्स सेलेनियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट सिर्फ 2 या 3 ब्राजील नट्स लेने से आपका एक दिन का जो शरीर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है सेलेनियम का। हाँ, ये महंगे नट्स जरूर हैं। लहसुन या गार्लिक अगेन इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर सेलेनियम। और नीचे लिखे कुछ एक ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो कि आपको तभी लेना चाहिए अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं हैं। पर अगर आपको डायबिटीज या मोटापा भी है हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ साथ, जस्ट अवॉइड ओट्स एंड बेक्ड बीन्स एंड ब्राउन राइस जो नीचे दिखाए गए हैं। टेक योर सेलेनियम फ्रॉम लो कार्ब फूड ऑप्शंस जो कि ऊपर दर्शाए गए हैं। सेलेनियम के बाद है जिंक। और एक एवरेज एडल्ट शरीर को एक दिन में लगभग 11 से 15 मिलीग्राम जिंक की जरूरत पड़ती है। जिंक रिच फूड्स आप स्लाइड में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कई ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो कि कॉमन है। सेलेनियम और जिंक दोनों पर्याप्त मात्रा में उनमें उपलब्ध है। कई लोग जो है ये स्लाइड में दिखाए गए डार्क चॉकलेट को गलत तरीके में ले लेते हैं और बाजार से कोई भी डार्क चॉकलेट लेकर खाने लगते हैं। ऊपर सामने वाले लेबल को ना पढ़े, पीछे जो लेबल के अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट है उनको पढ़ना सीखें। याद रखें कि डार्क चॉकलेट और कोकोआ के अपने फायदे हैं। डार्क चॉकलेट के अंदर जिंक है, शुगर या चीनी के अंदर जिंक नहीं है। तो डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट कड़वा होता है, डार्क चॉकलेट मीठा नहीं होता है। डार्क चॉकलेट के नाम पे चीनी ना खाएं। और यहां भी मैंने नीचे लिखे फूड सोर्सेज आपको अलग से दर्शाए हैं जो कि आपको तभी लेने चाहिए अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं है, अगर आपको मोटापा या डायबिटीज नहीं है। तो चने, किनोआ और ओट्स अभी अवॉइड करें। जिस दिन आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, आपका वजन या फैट कम हो जाएगा, आपकी दवाइयां छूट चुकी होंगी, तब इन्हें आप ले सकते हैं। और T4 से T3 कन्वर्जन में जो तीसरा मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आयरन। एक एवरेज एडल्ट को एक दिन के अंदर लगभग 8 से 10 मिलीग्राम आयरन की जरूरत पड़ती है। लेडीज जो कि मेनोपॉज फेज से गुजर रहे हैं उन्हें इसका 3 गुना आयरन की जरूरत पड़ती है, 25 से 30 मिलीग्राम पर डे। आयरन रिच फूड्स आप स्लाइड में देख सकते हैं। आयरन इनटेक में भी विटामिन डी और आपके लिवर हेल्थ, इन दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो विटामिन डी लेवल्स को हमेशा अपने शरीर में बनाए रखें। आयरन एब्जॉर्प्शन का एक और फैसेट या गुंडी है और वो ये कि विटामिन सी के साथ आपका आयरन एब्जॉर्प्शन
300% बढ़ जाता है। यानी कि आयरन रिच फूड्स के साथ आपको विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि आंवला, शिमला मिर्च, नींबू इत्यादि, इन्हें भी साथ साथ लेना चाहिए। अब आते हैं तीसरे भाग में, और इस तीसरे भाग में क्या है, बेसिकली आपका जो T3 हार्मोन है वो उसने आपके सेल्स में दाखिल होना है। तो T3 को आपके सेल्स के अंदर दाखिल होने के लिए आपके सेल की जो ऊपरी सतह या सेल मेम्ब्रेन है वहां पे फैट्स की जरूरत है, और इसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स लेने चाहिए। हमारे शरीर को एक दिन में 300 से 500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके तीनों कंपोनेंट अल्फा लिनोलिक एसिड, EPA और DHA तीनों की जरूरत होती है। तो इस स्लाइड में दिखाए फूड सोर्सेज आपके ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और डाइट में जो चौथा भाग है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को स्टेबल करेगा, और इसके लिए हमें 2 विटामिन्स की जरूरत है हमारे शरीर को। पहला विटामिन A और दूसरा बी विटामिन के अंदर विटामिन B6 और B12। अब विटामिन A के भी 2 रूप होते हैं। पहला बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन A का एक्टिव फॉर्म नहीं है, और दूसरा रेटिनॉल जो विटामिन A का एक्टिव फॉर्म है। हमारा शरीर रेटिनॉल चाहता है, तो जब हम ऐसे खाने से विटामिन A लेते हैं जैसे कि गाजर, गोभी, जिनमें बीटा कैरोटीन ज्यादा है, तो इस बीटा कैरोटीन को हमारे गट वॉल्स में जाकर रेटिनॉल में कन्वर्ट होना पड़ता है। इसमें समय भी लगता है, और आप जिस मात्रा में बीटा कैरोटीन ले रहे हैं उसके तुलना में सिर्फ 1/6 हिस्सा रेटिनॉल मिलता है। यानी कि 6 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन आपको सिर्फ 1 मिलीग्राम रेटिनॉल देता है। तो विटामिन A रिच फूड्स, खास करके वो जिनमें रेटिनॉल की मात्रा ज्यादा है, आप ये इंपॉर्टेंट है आपके TSH लेवल्स को स्टेबल करने के लिए। 50% हाइपोथायराइड कंडीशंस में विटामिन B6 और B12 की भी कमी पाई जाती है। विटामिन B6 आपके शरीर को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स से जो ऊर्जा या एनर्जी मिलती है उसे बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है। एंड दीज 2 B vitamin rich foods should also be part of your action plan as far as diet is concerned. और डाइट में आखिरी बात जिस पे आपने ध्यान देना है वो है फूड्स टू अवॉइड। किन खानों में हमने परहेज करना है, और इसमें सबसे पहला है गोइट्रोजेनिक फूड्स। अब गोइट्रोजेंस क्या है? दीज आर ए टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन सम फूड्स दैट डिसरप्ट द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। यह आपके शरीर में आयोडीन एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिसके वजह से आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा होने लगता है, एंड इट डेवलप्स इनटू गोइटर। सो गोइट्रोजेनिक फूड इज इक्वल टू गोइटर। और अगर आपने अपने हाइपोथायराइड कंडीशन को ठीक करना है तो इन खानों से परहेज करना पड़ेगा। मेरे आज के डाइट के स्लाइड्स में मेरे ख्याल से यह सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। गोइट्रोजेंस के अलावा आपने ग्लूटेन और शुगर, ये दोनों भी अवॉइड करना है। इनके बारे में मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं अपने वीडियो नंबर 22 में इसके बारे में बोल चुका हूं। और आखिर में इंटरेस्टिंग है, नलके का पानी, अवॉइड हैविंग टैप वाटर। और वो क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों पाए जाते हैं, और ये दोनों भी आपके शरीर में आयोडीन एब्जॉर्प्शन को रोकता है। डाइट के बाद जो दूसरा प्रहार हमारे इस एक्शन प्लान में है वो है सप्लीमेंटेशन। अब पिछले लगभग 8-10 मिनट से हम डाइट की जो बात कर रहे थे उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ एक नेचुरल सप्लीमेंट्स, कुदरती सप्लीमेंट्स लेने का सुझाव दूंगा। इन सभी जरूरी मिनरल्स, फैट्स और विटामिन्स के बारे में हम डाइट के सेक्शन में पहले प्रहार में बात कर चुके हैं। एस्ट्रोजन डोमिनेंस का भी आपके थायराइड ग्लैंड पे असर पड़ता है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। और महिलाएं जिन्हें एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, जिनके निचले शरीर में फैट्स ज्यादा है, वो एस्ट्रोजन डोमिनेंस को कम करने के लिए भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इसका असर भी आपके थायराइड फंक्शन पे पड़ता है। मैंने इस स्लाइड में एक उदाहरण दिया है, आप कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा इन ए पायलट स्टडी carried out at a hospital in Varanasi in India in 2016,
600 milligram ashwagandha taken over 8 weeks increased T3 by 41.5% and T4 by 19.6%। और इसीलिए आप इस सप्लीमेंट के बारे में भी जरूर सोचें। आपके एक्शन प्लान का तीसरा प्रहार वो है फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाइपोथायराइड कंडीशन आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स को कम कर देता है। सुस्ती, थकान, जोड़ों में दर्द, इनका असर आपके वर्कआउट पे पड़ता है। पर सही डाइट और प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, जिसकी बात हम कर चुके हैं, इनके साथ आप इस चुंगल से निकल सकते हैं। आपके वर्कआउट शेड्यूल में लॉन्ग स्टेडी स्टेट कार्डियो, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग भी, जिसमें आप 15-20 मिनट से शुरू कर 60-90 मिनट तक का डेली वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। अपने शरीर और स्वास्थ्य के हिसाब से वर्कआउट्स को प्लान करें और जैसे जैसे आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल्स में सुधार आता है, तब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HIIT और टबाटा भी अपने वर्कआउट में शामिल करें। याद रखें, रेस्ट और रिकवरी आपके वर्कआउट का अहम हिस्सा है। हफ्ते में 1 या 2 दिन अपने शरीर को रिकवर करने का समय दें। योगा, खास करके वो योगासन जिनमें आप अपने गले के इस भाग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं और अपने पीछे के स्पाइन को कंप्रेस करते हैं, सिकुड़ते हैं, इस तरह के जो योगासन है, ये आपके थायराइड और पिट्यूटरी दोनों ग्लैंड्स को एक्टिवेट होने में मदद करता है और ये आपके हार्मोन सिक्रीशंस में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्लाइड में दिखाया है, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन इत्यादि। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है जिसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं और ये पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। और ये जो मेलाटोनिन है, ये हमारे स्लीप साइकिल को और बेहतर करने में मदद करते हैं। तो पिस्ता और कई अन्य खानों से आप मेलाटोनिन की मात्रा को बढ़ाएं ताकि आपका स्लीप साइकिल और बेहतर हो सके। प्राणायाम और मेडिटेशन ऑल्सो हैज इट्स ओन बेनिफिट्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो मेरा वीडियो है, वीडियो नंबर 27, ये भी जरूर देखें। अंत में, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आपके प्रयास का निचोड़ जो है वो आपके नतीजे बताएंगे। रिजल्ट्स मैटर। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने इस रिवर्सल के सफर में धीरे धीरे थायराइड मेडिकेशंस को भी कम करते करते उसे आप छोड़ना चाहते हैं। और आपके थायराइड कंडीशन का सबसे स्टेबल इंडिकेटर आपके TSH लेवल्स हैं। हालांकि TSH के नॉर्मल लेवल्स 0.5 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के बीच है। सम स्टडीज शो दैट अ लेवल ऑफ लेस देन 3 इज मोर स्टेबल एंड डिजायरेबल। मेरे रिवर्सल हेल्थ ग्रुप में मैं अपने मेंबर्स को TSH लेवल्स 2 से नीचे लाने की सलाह देता हूं। आप भी अपने रिवर्सल एफर्ट्स में हर 6 से 8 हफ्ते में अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, फ्री T3, फ्री T4 और TSH, और अपने डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह लें और दवाइयां धीरे धीरे कम करें, अचानक ना करें। आपको यह पता होना चाहिए कि थायराइड की दवाइयों का डोसेज आपको 12 या 12.5 माइक्रोग्राम के अंतराल में मिलता है। तो उदाहरण के लिए अपने दवाई के डोसेज को अचानक 100 माइक्रोग्राम से 75 या 50 पे ना लाएं। पहले 87.5 माइक्रोग्राम करें और फिर 75 पे आए। घबराएं ना, ईमानदारी और जज्बे के साथ अपने इस एक्शन प्लान पे ध्यान दें, नतीजे अपने आप आएंगे। डॉक्टर आपके इस प्रयास की तारीफ भी करेंगे और आपकी दवाइयां भी कम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। गेट इनटू एक्शन। नमस्कार।